लाइफ आप बहुत इच्छा कर रहे होंगे। चलिए हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये शानदार एडिटोरियल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। ठीक है, दो एडिटोरियल है, दोनों को हम पढ़ेंगे और इसका पीडीएफ आपको हमेशा की तरह मिल जाया करेगा। ठीक है, बहुत ही शानदार है। और इसकी जो इंग्लिश होती है आपको पता है, मैं हमेशा बोलता हूँ इंटरनेशनल स्तर की इंग्लिश होती है। ठीक है, बहुत ही अच्छी इंग्लिश होती है। इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग दोनों। नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, फ्री। और जो मेरे दोस्तों मैंने जो है क्या बोलते हैं उसको ग्रुप बनाया है, प्लेलिस्ट बनाया है सारे एडिटोरियल्स का और न्यूज़ का भी। मैं चाहता हूँ आप में से हर एक जो इम्प्रूव करना चाहते हैं इंग्लिश को या एडिटोरियल की इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो ज़रूर विजिट करें। फ्री यूपीआई को हमेशा मुफ्त रखो, फॉर एवर, हमेशा के लिए। क्यों भाई? इट हैज़ बिकम, वो बन चुका है इंडिया का मेन करेंसी। मेन करेंसी क्या मतलब है? ये नहीं कि यूपीआई ही करेंसी बन गया है। मेन करेंसी का मतलब ये है कि लोग सबसे ज़्यादा इसी के ज़रिए लेन देन किए जा रहे हैं। ठीक है, यानी पैसे के लेन देन का एक मुख्य साधन बन चुका है। लेटिंग, करने देना, पेमेंट्स, लेन देन कंपनियों को। लेटिंग पेमेंट फर्म्स, जो पेमेंट्स की जो कंपनियों का है, मिल्क इट नाउ, उसका फ़ायदा उठाने दो। वुड बी शॉर्ट साइटेड, ये एक क्या हो जाएगा, कंपनियों को इससे अनुचित लाभ कमाने देना, दूरदर्शिता की कमी होगी। समझ में आता है? यानी शॉर्ट, एक तो फार साइटेड होता है कि आप बहुत दूर की सोचते हैं। ठीक है, लेकिन अगर थर्ड जो पेमेंट्स की जो कंपनियां हैं, अगर उसको इस यूपीआई के पेमेंट से जो लोग लेन देन करते हैं उसको अगर फ़ायदा उठाने दे दिया जाएगा तो ये शॉर्ट साइटेड होगा। ये भविष्य के लिए, इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। लोग जो है फिर दोबारा जो है वो नकर पे आ जाएंगे। क्यों? इसलिए कि जो थर्ड पेमेंट की जो कंपनियां हैं ये क्या करेगी दोस्तों, चार्ज करेगी थोड़ा बहुत। मतलब अगर आपने 1 रुपया पेमेंट किया, या जैसा कि इसमें कहा जाएगा कि 2000 से नीचे, 2000 से ऊपर पेमेंट किया जाएगा तो 5% उसका चार्ज कटेगा। इस तरीके से बता रहे हैं। यानी यूपीआई अब भारत में पैसे के लेन देन का मुख्य साधन बन गया। अब भुगतान कंपनियों को इससे अनुचित लाभ कमाने देना, दूरदर्शिता की कमी होगी। समझ में आता है? यानी भारत में ज़्यादातर लोग जो है अब यूपीआई से पैसे देते हैं। यदि सरकार कंपनियों को यूपीआई पर शुल्क लगाकर खूब पैसा कमाने देगी तो ये भविष्य के लिए गलत फैसला होगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो मिल्क इट नाउ होता है दोस्तों कि मिल्क इट मतलब होता है उससे बार बार लाभ कमाना। मिल्क मतलब होता है बार कमाना, लाभ कमाना, फायदा कमाना। शॉर्ट साइटेड मतलब है भविष्य की चिंता ना करने वाला। अब भाड़ में जाए क्या होगा बाद में देखी जाएगी। समझ में आता है दोस्तों? तो ये सारी चीज़ें हैं। मेन करेंसी का मतलब क्या हो गया कि लोग, देश का इस्तेमाल होने वाला पैसा, यानी सबसे ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बात सही है, आप भी इस्तेमाल करते होंगे। शॉर्ट साइटेड का मतलब होता है, एडजेक्टिव है दोस्तों, दूरदर्शी है जो भविष्य को के परिणाम को ना सोचे। इट वॉज अ शॉर्ट साइटेड डिसीजन, ये दूरदर्शिता क्या है, अदूरदर्शिता फैसला था, यानी ये बहुत ही छोटी सोच वाला फैसला था। तो मिल्क इट ये जो है इडियम है एक्चुअल में, या फ्रेजल वर्ब, इडियम एक्सप्रेशन है, फ्रेजल वर्ब नहीं है। लेटिंग फर्म्स, मिल्क का अर्थ है कि कंपनियों को उससे अनुचित लाभ कमाने देना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, हम उसको आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यूपीआई जो है दोस्तों, आर्ग्यूएबली मतलब क्या होता है कि इसमें कोई शक नहीं है। समझे ना? आर्ग्यूएबली क्या मतलब है कि कई लोगों के अनुसार या माना जाता है इंडिया का बिगेस्ट सक्सेस, सबसे बड़ी कामयाबी जो इंडिया की मानी जाती है वो यूपीआई है। और बिल्कुल ये बात सही है। जिस तरीके से लोग यहाँ ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, हर एक छोटा से छोटा, तुच्चा से तुच्चा आदमी, बड़ा से बड़ा आदमी फट से जो है पेमेंट किया रहा है। और यूपीआई के जरिए क्या पैसा छाप रहे लोग भाई, आपको पता है ना, खासकर ये ऑनलाइन वाले कितना पैसा छाप रहे हैं यूपीआई के जरिए, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है अक्सर में इंडिया में। अगर किसी का डिजिटल, यानी आप आगे बताएंगे, और कई बार बार इस चीज़ को एक प्राउडली भी बयान किया गया है नेताओं के जरिए, जो अभी फिलहाल जो ताकत में है, कह रहे कि इट इज़ द वर्ल्ड्स, ये दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म है। रियल टाइम का मतलब ये है कि तुरंत उसी समय पेमेंट भेजने और लेने की क्या है, व्यवस्था है। दुनिया का सबसे बड़ा, समझे नहीं? रियल टाइम में तुरंत पेमेंट प्लेटफॉर्म, फौरन ही हो जाती है दोस्तों।
कह रहे कि तकरीबन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ सच पेमेंट, आधे से ज़्यादा इस तरह के जो पेमेंट होते हैं, ये होने वाले लगभग आधे डिजिटल जो भुगतान है यूपीआई के जरिए हो रहे हैं ग्लोबली, पूरी दुनिया में हैपन होते हैं ऑन इट, उस पर, किस पर, यूपीआई पर होते हैं। इन एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब हो गया दोस्तों आपका कि कुल संख्या के हिसाब से, है ना, एब्सोल्यूट ये है असल में, एब्सोल्यूट टर्म्स, ठीक है, कुल संख्या के हिसाब से, ओके। देयर वर, वहां है, मोर देन 24,000 करोड़ यूपीआई के लेन देन हुए, ट्रांजैक्शन हुए इन 2025 से 26 के दरमियान में, ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर के जिनकी कीमत होगी दोस्तों 314 लाख करोड़ रुपए, इतना लेन देन हुआ है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं ना। अगर कुल संख्या देखें तो साल 2025 से 26 में यूपीआई से 24,000 करोड़ से भी ज़्यादा लेन देन हुए, जिनकी कुल कीमत जो है 314 लाख करोड़ थी। अच्छा, फॉर पर्सपेक्टिव, तुलना के लिए, आप तुलना के हिसाब से, अगर आप तुलना करके समझने के लिए आप समझें अगर, कि इंडिया की जो जीडीपी है दोस्तों, वो लास्ट पिछले साल, फिजिकल ईयर बोलते हैं, बिजनेस वाला जो साल था उसको फिजिकल ईयर बोलते हैं, वाज था कितना, 346.4 लाख करोड़ रुपए। हाउ डिड, कैसे यूपीआई ग्रो सो बिग, इस तरीके से इतना बड़ा कैसे हो गया। कह रहे कि देयर आर मेनी रीजन, वहां पे कई कारण हैं, ठीक है, बट एक जो कारण है, बट द वन, एक कारण जो है दैट स्पर्ड बोलते हैं, जिसने बहुत तेजी से बढ़ा दिया उसको स्पर्ड बोलते हैं, इट्स ग्रोथ, उसकी तरक्की को, वो सबसे ज्यादा मोस्ट वाज रिमूवल ऑफ एमडीआर को जो हटाया गया उसके अंदर, या मर्चेंट डिस्काउंट रेट जिसको बोलते हैं उसको हटाया, उसकी वजह से जो है काफी बूम कर गया। अच्छा, यहाँ एमडीआर का क्या मतलब है, एमडीआर बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यानी वो शुल्क जो बैंक या दूसरी कंपनियां दुकानदार से डिजिटल भुगतान करवाने के बदले लेती थी। अब मान लो आप पेपाल अगर यूज करेंगे, या अगर आप यूज करते हैं इंस्टामोजी, रेजर पे है, वहां पे अगर पेमेंट होता है तो कुछ ना कुछ परसेंटेज वो लेते हैं, लेकिन इसमें जो एमडीआर जो हटाया है यूपीआई से, तो इससे लोग जो है ना पागल हो गए इसके पीछे, यार जितना भेज रहे हैं उतना मिल रहा है, तो इसके हटाने की वजह से बूम कर गया। अब जो है अभी गवर्नमेंट जो है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है इस बात कर रही है कि हम इसको दोबारा लागू करेंगे। कह रहे कि एमडीआर, दैट्स द फी, वो एक शुल्क है जो बैंक्स और दूसरे जो इंटरमीडियरीज, यानी जो बीच में जो काम करने वाली जो कंपनियां हैं या संस्थाएं हैं, जिसको इंटरमीडियरीज बोलते हैं, वो चार्ज करेंगे टू मेक यूपीआई को, पेमेंट्स को गो थ्रू, कि पेमेंट गो थ्रू हो जाए, नहीं सक्सेसफुल हो जाए। अगर पेमेंट गो थ्रू करना है, सक्सेसफुल करना है, पूरा हो जाए, तो बीच में से वो शुल्क काटेंगे बीच वाली कंपनियां, ठीक है। अब देखिए, कह रहे कि जब एमडीआर वाज वेव्ड, हटा दिया गया था, वेव्ड का क्या मतलब हो गया, यानी माफ कर दिया गया था, हटा दिया गया था, तो यूपीआई हो गया डिजिटल कैश, एक ऑनलाइन कैश बन गया यूपीआई। सो इवन ग्रोसर्स, यानी जो छोटी छोटी दुकानदार हैं, एंड ऑटो वाले भी स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट, उन्होंने शुरू कर दिया उसको कबूल करना, भाई ठीक है भाई यूपीआई कर दो, आपको तो पता है। अब क्या हो रहा है दोस्तों, नाउ यूपीआई इज इंडिया का मेन करेंसी बन गया। नाउ यूपीआई क्या बन गया दोस्तों, इंडिया का मेन करेंसी बन गया, ओके। अब आगे चलते हैं। सो इट इज ऑड, तो इसलिए ये अजीब है, ऑड का मतलब यहां पे अजीब है, दैट कि गवर्नमेंट चाहती है, वांट्स, क्या चाहती है, टू रीस्टोर, के दोबारा बहाल कर दे एमडीआर को ऑन इट, कि एमडीआर को दोबारा लगा दें। रजिस्टर बोलते हैं एक चीज जो पहले से खत्म हो गई थी, अब दोबारा उसको बाहर करना है। तो अब क्या हो रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने वो मूव्ड अ बिल, उन्होंने एक बिल लेकर के आई, बढ़ी एक बिल को लेकर के ऑन ट्यूसडे मंगल के दिन, टू अलाउ दिस, की अनुमति देने के लिए, ठीक है भाई एमडीआर लगाओ, तुम्हारी ऐसे की तेजी, बहुत मस्ती कर लिया तुम लोगों ने। कह रहे इफ द टैक्सेशन, अगर ये टैक्सेशन जो है, यानी कह रहे कि अगर ये नया कानून पास हो जाता है, ये टैक्सेशन जो है, नहीं टैक्स लगाने का, जो शुल्क लगाने का, एंड अदर दूसरे जो लॉ है, अमेंडमेंट, संशोधन जो है, बिल अगर पास हो जाता है, तो यूपीआई का जो पेमेंट जो ओवर 2000 से ज़्यादा जो है अगर पेमेंट किया था,
टू मर्चेंट्स को कुड फेस, वो सामना कर सकते हैं एमडीआर का ऑफ 0.25% से लेकर के 0.4% तक। चलो कम से कम एक ये है कि भाई अब जो हम जैसे छोटे लोग पेमेंट करते हैं क्या करते हैं 10, 50, 100 रुपए का, चलो उसमें तो नहीं कटेगा, बड़े लोगों को दिक्कत हो जाएगी। कह रहे कि दैट डजंट, लेकिन ये दिखता नहीं है, डजंट साउंड, ये आवाज नहीं करता लाइक मच, यानी ज्यादा, अरे ठीक है इट्स ओके, नॉर्मल दिख रहा है, दैट डजंट साउंड लाइक मच, ये ज्यादा दिखता नहीं है, यानी महसूस नहीं होता, यानी पहली नजर में ये रकम बहुत ज्यादा नहीं लगती। ऑन 2000 में द एमडीआर वुड बी जस्ट 5 to 8 रुपीज होगा। एंड जैसा कि एज गवर्नमेंट से कहती है ओनली 5% ऑफ यूपीआई के जो मर्चेंट पेमेंट्स है, जिसमें शामिल होगा सम्स जो उसके ग्रेटर देन 2000 रुपीज, यानी सरकार का ये कहना है कि दुकानदारों को होने वाले यूपीआई भुगतानों में केवल 5% भुगतान ही 2000 से ज्यादा के होते हैं। ठीक है, 5% भुगतान ही क्या है 2000 से ज्यादा के होते हैं, यानी 2000 से ज्यादा अगर करेंगे तभी आपको उसके अंदर देना पड़ेगा। सम ग्रेटर देन का मतलब होता है इससे ज्यादा रकम, सम जो कि ग्रेटर देन 2000 रुपये, यानी ऐसा रकम जो कि जिसमें शामिल है ऐसा रकम है ना जो कि 2000 से ज्यादा हो, तो उसमें 5% लगेगा। स्टिल फिर भी ये जो कदम है, द मूव साउंड्स अनफेयर ऑन प्रिंसिपल, कह रहे कि ये जो फिर भी लेखक साहब ये कह रहे हैं कि ये जो सिद्धांत है प्रिंसिपल के हिसाब से ये फैसला सही और न्यायपूर्ण नहीं लगता। ऑन प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत के अनुसार, प्रिंसिपल के हिसाब से अनफेयर लगता है। दिस मूव साउंड्स अनफेयर, आवाज आती है नामुनासिब, यानी अनफेयर, सही नहीं लगता। क्यों भाई, क्यों, वाई इज एमडीआर नीडेड, क्यों एमडीआर की जरूरत पड़ गई? सवाल ये है, एडिटर से हमारे पूछ रहे हैं कि एमडीआर की जरूरत क्यों पड़ गई भाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो पेमेंट्स जो इंडस्ट्री है इन्हें भुगतान से जुड़ी जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, वो दावा करती क्लेम्स के प्रोसेसिंग यूपीआई के जो प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन लेन देन है इस कॉस्टली, महंगा है। कह भाई ये जो इजीली प्रोसेस कर रहा है उसका पैसा कौन देगा, के लिए महंगा है। कह रहे दे हैव टू स्पेंड, उनको खर्च करना है सर्वर्स पर, यानी इंटरनेट पर, सॉफ्टवेयर उनको चाहिए, स्टाफ चाहिए, फीस चाहिए, सबके सब ETC सब कुछ उनको चाहिए, इसका पैसा कौन देगा? तो इसीलिए हम MDR लगाएंगे। लेकिन बट देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, कहने कि यहाँ कोई क्या है, साफ सुथरी बातचीत नहीं है, क्या है, झोल है, बोलते हैं गोलमाल है, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, यानी लेकिन एक लेन देन पर वास्तव में कितना खर्च आता है इसके बारे में कोई साफ जानकारी नहीं दी गई। ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है पूरी और साफ जानकारी नहीं है। भाई ठीक है, खर्चा लेना चाह रहा हूं, लेकिन एक लेन देन पर कितना खर्चा आता है एक आदमी का, उसके बारे में तो बताओ, तो वो नहीं बता रहे। अबाउट द पर ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन के हिसाब से कितना खर्चा आता है उसके बारे में तो बातचीत करिए। जब आप सारी चीज बहुत ईमानदारी से बात कर रहे हो तो इस बारे में भी बातचीत करो। वी कैन, हम सिर्फ सकते हैं, ओनली गेस, यानी हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, हाँ ठीक है इतना आता होगा, यानी इसलिए हम जो है केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में 2000 से कम वाले 95% यूपीआई जो व्यापारी भुगतानों के लिए सरकार ने 2196 करोड़ की सहायता दी थी। अब ये देखिए, गवर्नमेंट जो है ना सब्सिडी, क्या है, सब्सिडी दी थी, यानी सहायता दी थी, समझ में आता है, यानी सरकार का आर्थिक मदद मिली थी फॉर 95% ऑफ यूपीआई के 95% के यूपीआई के जो मर्चेंट जो ट्रांजेक्शन हुए थे, बिजनेस वाला जो लेन देन हुआ था, उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दी थी। कितने, दोज बिलो, जिन्होंने की थी 2000 से नीचे, वो था RS 2196 करोड़ लास्ट फिजिकल बिजनेस के साल में। करेंगे द अदर, और दूसरे लोग, दूसरे 5% जो है, श्योरली पक्की बात है, कांट कॉस्ट मोर, उससे ज़्यादा महंगा नहीं हो सकता। ठीक है, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि इसलिए हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष यानी बिजनेस के साल में 2000 से कम वाले जो 95% यूपीआई जो व्यापारी जो है भुगतानों के लिए सरकार ने 2196 करोड़ की सहायता दी थी। ये इतना समझ लिया। और तो फिर बाकी 5% बड़े भुगतानों का खर्च इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, तो बाकी जो है, तो फिर बाकी 5% बड़े भुगतानों का खर्च इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अदर 5% श्योरली कांट कॉस्ट मोर, ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, इन विच केस, अगर ऐसा है, इन विच केस का मतलब यहां पे क्या है, अगर ऐसा है
तो यूपीआई क्या है, इज ऑलरेडी पहले ही जो है पेमेंट ले रहा है फॉर इट सेल्फ, अपने आप के लिए, मेनी टाइम्स ओवर, बहुत ज़्यादा ही बार बार जो है अपने जो भी खर्च आ रहा है वो उसको यूपीआई पहले ही काट रहा है। इन्हें अगर ऐसा है, इसका मतलब है कि यूपीआई पहले से ही अपना पूरा खर्च जो है कई बार निकाल चुका है और देश को लगातार फायदा दे रहा है। ठीक है, कई बार वो अपना खर्चा निकाल चुका है। और इन विच केस का मतलब होता है अगर ऐसा है तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। पेइंग फॉर इटसेल्फ मतलब होता है अपनी लागत खुद निकालना। मेनी टाइम्स ओवर का मतलब होता है कई गुना ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा अपना पेमेंट वो निकाल चुका है। आगे आगे चलते हैं। कंसीडर दिस, इसको ऐसे समझिए, यानी इस हिस्से में कंसीडर दिस का मतलब क्या होगा दोस्तों कि इसको आप ऐसा समझिए। जरा ये भी सोचिए, कंसीडर दिस, जरा ये भी सोचिए कि साल 2025 से 26 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1700 करोड़ क्या है खराब हो चुके नोट नष्ट किए और नए नोट छापने पर 4875 करोड़ रुपए खर्च किए। कि इन 2025 से लेकर 26 में आरबीआई ने नष्ट किया कितना, 1700 करोड़ स्पॉइल्ड नोट, जो खराब नोट से उसको नष्ट कर दिया। एंड और खर्च किया 4875 करोड़ रुपए ऑन प्रिंटिंग फ्रेश करेंसी, नई नोट छापने पर जो है 4875 करोड़ रुपए खर्च किए। समझ में आता है दोस्तों? तो हाउ मच मोर, और कितने ज्यादा वुड इट हैव स्पेंड, कितना ज्यादा खर्च किया होता ऑन करेंसी नोट पर इफ वी डिडंट हैव यूपीआई, अगर हमारे पास यूपीआई नहीं होता, यानी अगर हम यूपीआई का इस्तेमाल नहीं करते, तो आप तस्वीर करिए, सोचिएगा कितना और उसको खर्च करना पड़ता। तो गोया के यूपीआई के जरिए इस्तेमाल करके हमने उनका पैसा बचाया है। ये कहना चाह रहे हैं, बहुत जबरदस्त लिखा है कि अगर यूपीआई नहीं होता तो नए नोट छापने और नकद पैसे चलाने पर आरबीआई को और कितना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता। ये ज़बरदस्त बात होगी। लेकिन नोट छापना तो नकद पैसे का सबसे छोटा खर्च है, समझ में आता है। लेकिन बट प्रिंटिंग, नोट छापना इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा खर्च है ऑफ क्या है, फिजिकल कैश, नकद पैसे का। इट हैज़ टू बी सॉर्टेड, कह रहे हैं कि इसको हल किया जाना है। ठीक है, यानी इसको क्या है, उसके बाद नोटों को अलग अलग करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, सुरक्षित रखना और असली नकली की जांच भी क्या है, जांच भी करना पड़ता है। ठीक है, इट हैज़ टू बी सॉर्टेड, उसको हल किया जाना है। समझे? सॉर्टेड का क्या मतलब है, उसको जांचना है, यानी नोटों को अलग अलग किया जाना है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड, और उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना भी है, और स्टोर्ड, उसको सुरक्षित जगह पे रखना भी है, जमा भी करना। एंड ऑथेंटिकेटेड, उसका जांच भी करना है कि भाई कहीं गलत तो नहीं है। हैव बैंक्स, क्या बैंकों ने कंसीडर, इस बात पे ध्यान दिया है कि हाउ मेनी थाउजेंड, कितने और हजार जो है करोड़ यूपीआई हैज सेव, यूपीआई ने बचा दिया है उनको इन स्टाफ के कॉस्ट में एंड किराए में, फॉर एडिशनल ब्रांचेस, या अगर से और भी उनको ब्रांचेस यानी एंड एटीएम्स में। यानी अगर मान लिए कि अगर ये यूपीआई का सिस्टम नहीं होता तो क्या बैंक ने कभी सोचा कि कितने 1000 करोड़ जो है उसके बचा लिए गए यूपीआई ने, है ना, स्टाफ के कॉस्ट बचा लिए। नहीं कि अब जो मान लो यूपीआई नहीं होता तो हर जगह एटीएम खोलो, इधर खोलो उधर खोलो, स्टाफ के कॉस्ट, फिर वो जगह की कॉस्ट, और रेंट, फिर बिजली का खर्चा। तो एडिशनल जो ब्रांचेस और एटीएम को, जो आजकल लोग एटीएम जाता ही नहीं कोई, जिसको देखो सभी के जरिए, तो इस चीज के जरिए जो है ना यूपीआई लाभ दे रहा है हर एतबार से। तो देयर इज नो रीजन टू ऐड एमडीआर, कोई भी एमडीआर रीजन ऐड करने का कोई वो कारण नहीं है। बहुत शानदार लिखा है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहे इवन, अच्छा, एक वीजा रिपोर्ट्स के मुताबिक क्या कहा है देख लिया आप। वीजा आपको पता है ना, वो जो ऑनलाइन कार्ड में जो होता है ना वीजा, आपने देखा होगा ना वीजा की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 अ वीजा रिपोर्ट ने अंदाजा लगानी स्टार्ट दैट के जो नकद की जो कॉस्ट है, यानी कैश कॉस्ट मतलब नकद पैसे को जो चलाने का खर्च है जिसको बोलते हैं, इंडिया 1.0% ऑफ जीडीपी के 1.0% है 2025 से 2015 के दरमियान में। समझ में आ रहा? यानी वीजा की रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 से 15 में नकद जो पैसे को जो चलाने का खर्च है वो भारत की जीडीपी का लगभग 1.7% था।
इवन यहां तक के आज अगर जीडीपी का केवल 0.1% भी खर्च हो तो वो 30,000 करोड़ से ज्यादा बनता है। इवन 0.1% ऑफ जीडीपी टुडे अगर खर्च होता है तो अमाउंट्स वो बढ़ करके हो जाता है। अमाउंट्स होता है किसी चीज का ऊपर हो जाना, टू ओवर 30,000 करोड़। यानी अगर कोई बोलता है कि अब 0.1% ऑफ जीडीपी का खर्च हो गया, इसका मतलब यह है कि 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हो गए। एंड देन, और फिर इसके अलावा, एंड देन का मतलब यहाँ पे क्या, और देन फिर, यानी इसके अलावा देयर इज, वहां पे क्या है, जब लोग ज्यादा डिजिटल भुगतान करते हैं तो टैक्स सही तरीके से देने वालों की संख्या भी बढ़ती है। ये भी है, देयर इज इम्प्रूव, अच्छी, यानी क्या है, बढ़ती है टैक्स कंप्लाइंस, टैक्स लोग ज्यादा अच्छे से दे पाते हैं विथ इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई डिजिटाइजेशन से, यानी जो ऑनलाइन ऑफ पेमेंट का जो डिजिटाइजेशन किया गया है, इससे लोग आसानी से टैक्स इजीली दे सकते हैं। वरना पहले जब नकद का सिस्टम था, इधर जाओ उधर जाओ, ये कटवाओ बैंक में आओ, ये करो वो करो, अभी क्या है, इजीली आपका सब कुछ आता है, वहीं से वहीं पेमेंट कर देते हैं। इस गोया के, इससे क्या हो रहा है कि यूपीआई की वजह से लोग इजीली टैक्स दे पा रहे हैं, है ना। यानी जब लोग ज्यादा डिजिटल भुगतान करते हैं तो टैक्स सही तरीके से देने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ा गवर्नमेंट की नज़र में भी था, बैंक में हमेशा पैसा रहता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि बैंक कैश जो है और हाथ में नहीं आता लोगों के, लोग जो है ज़्यादा, तो इससे बैंक का सिस्टम भी अच्छा चलता रहता है। इसलिए पूरे देश के लिए मुफ्त यूपीआई ऐसा उपहार है जो बार बार और लगातार फ़ायदा दे रहा है। फॉर द नेशन, देश के लिए फ्री यूपीआई जो है इज़ अ गिफ्ट, ऐसा उपहार है दैट कीप्स गिविंग, है ना, जो कि देता रहता है। क्या देता रहता है? फ़ायदा देता रहता है। गवर्नमेंट चाहिए, शुड लुक एट, को नज़र रखे, ध्यान दे, सोचे इस बारे में, दिस बिग पिक्चर, इस बड़े पिक्चर को देखे, एंड फाइंड, और तलाश करे, अदर वे, दूसरे तरीके, टू कंपनसेट, है ना, मुआवजा देने के लिए या भरपाई करने के लिए, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जो आर्थिक जो बिचौलियां हैं, इंटरमीडिएट जो बीच की कंपनियां हैं, फॉर यूपीआई कॉस्ट, यूपीआई के जो में जो खर्चा आ रहा है उसके लिए दूसरा तरीका ढूंढे बैंक, ना कि जो है वो भुगतान लागू करना शुरू कर दे। ठीक है, कंपनसेट का मतलब होता है भरपाई करना। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स का मतलब होता है बैंक और बीच में काम करने वाली जो पेमेंट कंपनियां हैं उसको बोलते हैं, तो उनके खर्च के लिए दूसरे तरीकों को ढूंढे। नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों, फ्यूलिंग मोर डिबेट, है ना, और भी डिबेट को क्या करना, यानी फ्यूलिंग का मतलब होता है बढ़ाना होता है, मोर डिबेट को होता है और ज्यादा बहस। फ्यूल जब आप ईंधन बढ़ा देते हैं, आप बढ़ा देते हैं, मोर डिबेट और भी बहस को बढ़ावा देना। कह रहे कि विड्रॉल, निकालना ऑफ ऑटो बॉडीज लेटर। अच्छा, यहाँ पे ये मामला बहस की और बढ़ रहा है। फ्यूलिंग मोर डिबेट, यानी इस पूरे का मतलब हो गया कि ये मामला जो है बहस की और बढ़ रहा है। क्यों बहस? क्योंकि उसमें ईंधन दिया जा रहा है, आग लगाई जा रही है, भाई ठीक है और बहस करो, ऐसे बोल। अब देखिए, विड्रॉल का मतलब होता है वापस लेना, ऑफ ऑटो बॉडी का मतलब ऑटोमोबाइल कंपनियों का संगठन, जैसे SIAM है ना, ऑटो बॉडी का वापस लेना उनका जो खत था ऑन एथेनॉल के मामले में। कंटेमिनेशन बोलते हैं दोस्तों कि एथेनॉल में जो मिलावट या अशुद्धि, गंदापन, डज नॉट हेल्प, ये मदद नहीं करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मामले को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भारत सरकार को मदद नहीं करेगा, यानी इससे सरकार का पक्ष मजबूत नहीं होता। शुरू में ऑटोमोबाइल कंपनियों ने एक लेटर लिखा मंत्रालय को कि भाई ये जो आपका जो एथेनॉल है ना, इसके अंदर कंटेमिनेशन हो रहा है, इसके अंदर गंदगी आ रही है, इस बारे में ध्यान दो। बाद में लेटर उन्होंने वापस कर दिया। तो इस तरह की जो काम जो किया जा रहा है, विड्रॉल जो किया जा रहा है, इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पक्ष मजबूत नहीं होता। तो ये सारी चीजें हैं, यानी ऑटो कंपनियों के संगठन ने जो पत्र वापस लिया है उससे सरकार की बात मजबूत नहीं होती, बल्कि लोगों के मन में और सवाल उठ रहे हैं। ये फ्यूल कर रहा है, ईंधन दे रहा मोर डिबेट का, और बहस मुआवजा होने वाले हैं। आगे चलिए, ज्यादा लंबा नहीं है, चलो पढ़ते हैं आपके लिए। अब ये देखिए, SIAM क्या है ये भाई? SIAM ने ऑटो कंपनी को एक संगठन है, ने पेट्रोल मंत्रालय को लिखा हुआ अपना पत्र वापस ले लिया, पुल्ड, खींच लिया अ लेटर, एक खत को जो कि लिखा गया था, रिटर्न टू अ पेट्रोलियम को एंड नेचुरल गैस मंत्रालय को। उन्होंने कोई पत्र लिखा था, वापस कर लिया, इन विच, जिसमें
ऑटो इंडस्ट्री, यानी ऑटो इंडस्ट्री का मतलब यही गाड़ी वाड़ी वाले, उस पत्र में एसआईएम ने कहा था E20 पेट्रोल में इस्तेमाल होने वाले एथेनॉल की सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं मिलावट की समस्या हो सकती है। ठीक है, तो ऑटो इंडस्ट्री बॉडी ने हैड रिपोर्टेडली, रिपोर्ट जैसा किया गया है, फ्लैग्ड, खतरा जताया था कंटेमिनेशन का, मिलावट का, इन द एथेनॉल, एथेनॉल के सप्लाई चेन में। समझ में आता है, सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं मिलावट की समस्या को जताया था फॉर E20 पेट्रोल, एथेनॉल 20 पेट्रोल के अंदर, उस खत के अंदर ये कहा। बाद में ही पत्र वापस ले लिया गया। ठीक है, यानी लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सच में कोई समस्या थी तो ऐसा पत्र लिखा ही क्यों गया, और अगर समस्या थी तो पत्र वापस क्यों लिया गया। इसलिए केवल पत्र वापस लेने से लोगों के मन में सवाल खत्म नहीं होते। सरकार को साफ और पारदर्शी तरीके से बताना चाहिए कि E20 पेट्रोल पूरी तरीके से सुरक्षित है या नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। सप्लाई चेन का मतलब होता है सामान बनने और पहुंचाने की जो पूरी प्रक्रिया, यानी एथेनॉल का जो सप्लाई चेन है, एथेनॉल के अंदर जो जो चीजें भी लगती हैं उसको बोलते हैं सप्लाई चेन। तो ये कह रहे हैं कि भाई इंडस्ट्री बॉडी ने, ऑटोमोबाइल ने ये कहा था कि भाई इसमें कंटेमिनेशन हो रहा है, एथेनॉल सप्लाई चेन में गड़बड़ी कहीं ना कहीं हो रही है, तो इस चीज पर बात किया गया था। रिपोर्टेडली मतलब होता है खबरों से, खबरों को अनुसार। फ्लैग्ड का मतलब होता है समस्या के ध्यान और दिलाया, चेतावनी दिलाया। ठीक है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री मतलब पेट्रोलियम मंत्रालय, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, और पुल्ड लेटर मतलब होता है पत्र वापस ले लिया। कंटेमिनेशन मतलब होता है गंदा या अशुद्ध करना। ठीक है, विड्रॉल का मतलब वापस लेना। बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको समझा रहा हूं एक एक करके। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। कहने इन लेटर, कहने द लेटर। अब आगे चलिए, ये जो खत था दोस्तों, पर रिपोर्ट, रिपोर्ट के अनुसार, समझ में आता है, यानी खबरों के अनुसार लिखा गया था। वॉज रिटन आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग, जांच के बाद, उन मामलों के, ऑफ केसेस ऑफ, क्या है, कैरोसिव डैमेज। अच्छा, कैरोसिव डैमेज किसको बोलते हैं? देखिए क्या है, करोसिव डैमेज बोलते हैं जंग लगने से होने वाली जो खराबी है। करोसिव डैमेज जो जंग लगने से होने वाला जो नुकसान है इन फ्यूल सिस्टम, ईंधन के व्यवस्था में, जो सिस्टम में, एंड एग्जॉस्ट, और जो एग्जॉस्ट जहां से धुआं निकलता है, समझे नहीं, उसको कंपोनेंट्स, धुआं बाहर निकलने वाले हिस्से में, एग्जॉस्ट के जो कंपोनेंट्स हैं, जो धुआं निकालने में, जो जहां से धुआं निकलता है, उन गाड़ियों को, ऑफ व्हीकल्स जो कि इस्तेमाल करते E20 फ्यूल को। ये कह रहे हैं कि ऐसा मुद्दा है जो जुड़ा हुआ है टू, क्या है, कैलोराइड कंटेमिनेटेड एथेनॉल। अब ये कैलोराइड क्या चीज है, जिसको क्लोराइड भी बोलते हैं, जिसका मतलब है मिला हुआ, यानी क्लोराइड से दूषित, क्लोराइड से मिला हुआ ये कंटेमिनेटेड है, एथेनॉल है। एंड और क्या हो रहा है कि ये जो मिलावट है दोस्तों, ये एक्सपोजर टू मॉइस्चर, क्या हो रहा है, मॉइस्चर हो रहा है, यानी नमी से संपर्क कर रहा है। ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड से, उस पर आप ध्यान नहीं दो, बस इतना ध्यान दो कि पता चला है कि क्लोराइड जो है कंटेमिनेटेड है एथेनॉल में, और वो नमी से एक्सपोज हो रहा है, यानी वो निकल करके आ रहा है टू मॉइस्चर, नमी को के सामने निकल के आ रहा है, नमी से उसका संपर्क में हो रहा है, नमी से उसका संपर्क हो रहा है। मतलब ये है, मैं एक मरतबा ट्रांसलेट कर देता हूं कि खबरों के अनुसार ये पत्र तब लिखा गया जब जांच में पता चला कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने वाली कुछ गाड़ियों के फ्यूल सिस्टम और एग्जॉस्ट, यानी धुएं वाले हिस्से में जंग जैसी खराबी हुई, जंग लग गया, कॉरोसिव डैमेज। ये तो मैं अपनी गाड़ी में भी देखता हूँ, धुआं निकलता रहता है, और कभी भी नहीं देखा धुआं निकलता हो, कॉरोसिव डैमेज। ठीक है, जंग फ्यूल सिस्टम में भी और एग्जॉस्ट कंपोनेंट्स में भी, जहां से धुआं निकलता है, ऑफ व्हीकल, उन गाड़ियों को जो कि इस्तेमाल कर रहे हैं फ्यूल 20। ठीक है, ये जो ये खराबी हुई है, ये समस्या ऐसे इथेनॉल से जुड़ी हुई है, ये समस्या एन इशू लिंक टू, जुड़ी हुई है, ठीक है, जुड़ी बताई गई है, जिसमें क्लोराइड की मिलावट थी, क्लोराइड कंटेमिनेटेड है, इन क्लोराइड की मिलावट थी। ठीक है, और जो नमी के संपर्क में आया था, और एक्सपोजर उसका, और वो आया था निकल करके टू मॉइस्चर, नमी के संपर्क में आ गया। अब इससे क्या होता है वो आगे देखते रहो, आप समझ में आ रहा है दोस्तों। आगे पढ़ते हैं
करके द लेटर, इस खत ने ऑल्सो इस बात भी बताया, उन मामलों को, उन व्हीकल के केसेस को भी उजागर किया था, दिखाया था। स्टॉलिंग जो कि रुक रही थी, स्टॉल बोलता रुकना। सून आफ्टर रिफ्यूलिंग, जैसे ही उसमें रिफ्यूल किया गया यानी ईंधन डाला गया यानी इथेनॉल डाला गया, फौरन ही रुक जा रही थी। लाइकली ज़्यादातर संभव तो ये है कि बिकॉज, क्योंकि मॉइस्चर कारण बन गया, कोज द एथेनॉल को और पेट्रोल को टू सेपरेट, कि एथेनॉल पेट्रोल को उसने अलग कर दिया, उस मॉइस्चर की वजह से, उस नमी की वजह से, उसकी वजह से जो है वो क्या हो गया, अलग हो गया। समझ में आ रहा दोस्तों? तो ये सारी चीजें हैं। कह रहे हैं कि ये द विड्रॉल का मतलब होता है वापस लेना, ऑफ SIAM के जो पत्र को, कमिंग ये आ रहा है ऑन टॉप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लेस देन कन्विंसिंग एफर्ट। एक तो कन्विंसिंग एफर्ट होता है जब आप पूरा मनाने की कोशिश करते हैं, कन्विंस बोलते हैं मनाने की, मनाना, एफर्ट बोलते हैं कोशिश, लेस देन बोलते हैं यानी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डजंट केयर अबाउट इट, लेस देन कन्विंसिंग एफर्ट यानी कोई ऐसे कोशिश नहीं कर रही। ये भी एक समस्या है और ये एक लेटर भी एक समस्या के तौर पे कमिंग ऑन टॉप ऑफ आ गया, यानी दो समस्या, ऐसे में लेटर का पुल बैक, पीछे जाना, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लेस देन कन्विंसिंग एफर्ट है टू एड्रेस, हल करने का, मोटरिस्ट जो मोटर वाले हैं, जो गाड़ियाँ चलाने वाले, एंड इंडस्ट्री का जो है और जो उनकी चेतावनी है, सॉरी चिंताएं हैं अबाउट E20 के रोल आउट बोलते हैं किसी योजना का चालू होने पर। हाइटेंस ये और क्या कर देता है, गर्म कर देता है पब्लिक की चिंताओं को, कंसर्न ओवर यूजिंग ऑफ ब्लेंडेड, इस्तेमाल करने का जो मिलावट, जो ब्लेंडेड जो फ्यूल है यानी इथेनॉल पेट्रोल का जो मिलावट है उस पर, और इस कंसर्न को और हाइटन कर देता है, बढ़ा देता है। एक तो गवर्नमेंट का लेस देन कन्विंसिंग एफर्ट है, दे डोंट केयर अबाउट मच, है ना, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा बात SMI लेटर का पुल बैक, ये दो एक मैटर है। तो इससे जो है ना और लोगों के दरमियान में और अशांति जो है फैल रही है और चिंता नहीं फैल रही है। लेस देन कन्विंसिंग मतलब होता है पूरी तरह भरोसा ना दिलाने वाला, समझ में आता है। एड्रेस कंसर्न मतलब चिंताओं को समाधान करना। अच्छा, मोटरिस्ट बोलते हैं वाहन चलाने वाले लोग, जिसको मोटरिस्ट बोलते हैं। रोल आउट बोलते हैं किसी नई योजना का या चीज को लागू करना। हाइटेंस बोलते हैं बढ़ा देता है। ब्लेंडेड फ्यूल बोलते हैं मिला हुआ ईंधन, पेट्रोल, जहां पेट्रोल प्लस इथेनॉल जो ब्लेंडेड फ्यूल है। तो एक तो ऐसे वो चल रहा है, तो उस पर कहने का टू द इशू ऑफ, अगर हम बात करें दोस्तों, पहले से ही तीन बड़ी चिंताएं थी, है ना। टू द इशू ऑफ वन, पहला तो है कि ड्रॉप इन माइलेज में कमी हो रही है जब से डलवा रहे हैं। उसके बाद क्वांड्री ऑफ मोटरिस्ट, क्वांड्री बोलते हैं कि पुरानी गाड़ियों के जो मालिक हैं परेशान हैं कि उनकी गाड़ी पर क्या असर होगा, ठीक है, उसको क्वांड्री बोलते हैं। समझ में आ रहा, यानी उलझन है मोटरिस्ट का, जो कि ऑन करते हैं, मालिक हैं ओल्डर व्हीकल, पुरानी गाड़ियों का। तीसरी चिंता क्या है कि गवर्नमेंट दावा करती क्लेम्स एंड देयर काउंटर्स, क्या है तीसरा इशू क्या था कि सरकार के दावे और उनके जवाब में उठने वाले सवाल। अब इन सब के साथ एक नई चिंता भी जुड़ गई है ना, कि गवर्नमेंट के दावे हो रहे हैं और उनका जो काउंटर से लोग सवाल जो कर रहे हैं उनका जवाब जो दे पा रहे हैं, ये भी एक चिंता, क्योंकि गवर्नमेंट सही से जवाब नहीं दे पा रही है। एड अनदर, एक और चिंता लग रहा है, हाँ मिल जा रहा है इसके अंदर, एक वो SIM लेटर का पुल बैक है, ये भी हो गया। तो कुल मिला के 4 चिंताएं हो गई। समझ में आ रहा दोस्तों? जो है दोस्तों, अबे ये क्या चीज़ है बताओ। अब जो है दोस्तों, इफ एथेनॉल, कह रहे हैं कि अगर एथेनॉल जो है इस कंटेमिनेटेड यानी मिलावट है उसके अंदर, समझ में आता है नहीं, अगर एथेनॉल में मिलावट है तो क्या होगा, जो खतरा है ऑफ डैमेज, तबाह होने का, नुकसान होने का, टू कार्स को जो खतरा लाहिक है दोस्तों, इवन दोस्त वो कारें जो बनाई गई हैं मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर 2023 के बाद जो बनाई गई हैं, मेकिंग देम, बनाते हुए उनको E20 कंप्लाइंट का मतलब होता है दोस्तों कि E20 पेट्रोल पर चलने के लिए बनाई गई है, उपयुक्त बनाई गई है, यानी E20 को वो संभालेगी, E20 के हिसाब से चलेगी। उन कारों को भी जो है डैमेज होने का जो है वो काफ़ी जो है आशंकाएं बढ़ रही हैं, खतरा बढ़ता जा रहा है। ग्रोस, ये बढ़ जाएगा दोस्तों, यानी खतराएं जो है मैनीफोल्ड बोलते हैं कई गुना,
मेनी से समझ लो, मेनी मतलब फोल्ड मतलब गुना, मेनी मतलब बहुत सा, कई गुना बढ़ जाता है ना, बहुत ज्यादा। ठीक है, ग्रोज मैनीफोल्ड का मतलब होता है कई गुना बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, समझ में आता है। अर्लियर पहले क्या होता था कि जो पेट्रोल पंप जो डीलर्स हैं, पेट्रोल पंप के जो डीलर्स हैं, हेड आस्क्ड, उन्होंने पूछा था, मांगा था, यानी पेट्रोल पंप चलाने वालों ने भी सरकार से बेहतर जांच करने वाली मशीनें और साफ नियम मांगे थे। हेड आस्क्ड गवर्नमेंट फॉर बेटर टेस्टिंग, जांच करने वाली मशीनें, इक्विपमेंट एंड क्लियर और साफ गाइडलाइंस मांगी थी, कहते हुए कि दे लेख उसमें कमी है, द टूल्स टू प्रॉपरली, उन औजारों के या उन जो चेक करे E20 फ्यूल की क्वालिटी को, यानी इथेनॉल 20 के ईंधन की क्वालिटी को चेक करने के लिए उनके पास जो टूल्स है, टूल्स जो होनी चाहिए उसके अंदर कमी है। तो टेस्टिंग मतलब होता है जांच करने वाली मशीनें। ठीक है, टूल्स का मतलब होता है साधन या उपकरण, जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्यूल क्वालिटी मतलब होता है ईंधन की गुणवत्ता। अच्छा, सवाल यह है, क्वेश्चन इज के हु इज लिसनिंग, कि कौन सुन रहा है। अब सवाल यह है कि इन चिंताओं को सुन कौन रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मिनिस्ट्री का जो है, मंत्रालय का जो कांस्टेंट है, लगातार जो थर्म है, अच्छा कांस्टेंट थर्म बोलते हैं बार बार एक ही बात को दोहराना। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब होता है बार बार, थर्म मतलब होता है किसी चीज को दोहराना। हैज बीन टू से, वो क्या है, कहते आ रहे हैं कि चिंताएं आर ओवरब्लोन, क्या है, बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है, कि ये जो कंसर्न जो बताए जा रहे हैं ओवरब्लोन है, बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट जो है ये जवाब दे रही है। आगे चलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो दावा है, क्लेम से E20 इज सफिशिएंट इफिशिएंट, कह रहे हैं कि सरकार ये कहती है कि E20 पेट्रोल अच्छा है और असरदार है, एफिशिएंट भी, अच्छा भी है और असरदार भी है। लेकिन जो मोटरिस्ट कार चलाने वाले वो सिर्फ ध्यान करते हैं अबाउट कॉस्ट पर किलोमीटर, एक किलोमीटर में कितनी कीमत पड़ती है उस चीज पर ध्यान दे रहे हैं लोग। क्या गाड़ी चलाने वाले लोग केवल 1 लीटर पेट्रोल की कीमत नहीं देखते, बल्कि ये भी देखते हैं कि 1 किलोमीटर चलाने में कितना खर्चा आता है। कॉस्ट में, नॉट जस्ट प्राइस भी नहीं देखते पर लीटर, बल्कि ये देखते हैं कि 1 किलोमीटर चलाने में कितना खर्चा आ रहा है। कोई बात है यार। तो प्राइस पर लीटर का मतलब होता है 1 लीटर की कीमत, कॉस्ट पर किलोमीटर होता है 1 किलोमीटर चलाने में कितना खर्चा आता है, यानी 1 लीटर की कीमत भी देख रहे हैं और 1 किलोमीटर चला रहे हैं तो उसमें कितना कीमत आ रहा है। तो ये अगर आप मेरी बात को समझेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। कहने के जब माइलेज जो है वो कम हो जा रही है, फॉल्स गिर रही है, सेविंग इस, है ना, बचाते हुए एट द पंप आर ऑफसेट। ठीक है, कमी है, सेविंग्स के आर ऑफसेट मतलब क्या हो जाएगा कि सेविंग्स की जो कमी हो जाएगी, है ना। इन्हें पेट्रोल भरवाते समय होने वाली जो बचत है, ऑफसेट का मतलब होता है बराबर हो जाना। जब माइलेज ही कम हो जा रहा है तो जो पेट्रोल पंप पे जो बोल रहे हैं कि भाई पेट्रोल आपको सस्ता मिल रहा है क्योंकि इथेनॉल इसके अंदर मिला हुआ है, तो सस्ते के चक्कर में जो बचत भी है, अब वो जो बचत जो होना था वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि माइलेज ही गिर गई है। तो वो क्या है, कुल मिला के बराबर ही हो जा रहा है। ऑफसेट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, बराबर हो जाना या फायदा खत्म हो जाना, ये इसका मतलब है। अच्छा, गवर्नमेंट जो है ने दावा किया नो कंपैटिबिलिटी इशू, कह रहे कि कोई कंपैटिबिलिटी इशू मुद्दा नहीं है। यानी सरकार ने कहा कि E20 से गाड़ियों में कोई मेल की समस्या नहीं है, यानी कंपैटिबल सब हैं, सब E20 ले सकते हैं। लेकिन बट एज इज एविडेंट, जैसा कि खुल करके सामने एक चीज है, एज इज एविडेंट का मतलब क्या होता है कि जैसा कि अब दिखाई दे रहा है, एविडेंट का मतलब किसी चीज का खुलकर होना, कि वो गाड़ी चल सकती, कैन रन एंड डिज़ाइन, और डिज़ाइन क्या गया है जिस काम के, जिस कैन रन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कि चल सकती है, कैन रन। डिज़ाइन फॉर का मतलब होता है खास उसी के लिए बनाई गई, डिफरेंट स्टैंडर्ड, अलग अलग स्तर पर। यानी कहना क्या चाह रहे हैं कि सरकार ने कहा है कि E20 से गाड़ियों में कोई मेल की समस्या नहीं है, मेल कंपैटिबिलिटी इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसा अब दिखाई दे रहा है कि गाड़ी E20 पर चल सकती है और गाड़ी खास तौर पर E20 के लिए बनाई गई है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, कि गाड़ी चल सकती है और गाड़ी को बनाया गया है खास E20 के लिए, आर डिफरेंट स्टैंडर्ड, अलग अलग चीजें हैं।
स्टैंडर्ड का मतलब होता है अलग अलग स्तर की चीजें हैं, अलग अलग बात है। तो अब आगे चलते हैं। ऑन जुलाई 30 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आश्वासन कराया था पार्लियामेंट में, अश्योर्ड पार्लियामेंट दैट कि ट्रांजिशन, ये जो बदलाव है टू E20 वाज अंडरटेकन, वो लिया गया, यानी बदलाव जो लिया गया है दोस्तों, आफ्टर कब, सक्सेसफुल, कामयाब वैलिडेशन के बाद। यानी जब सक्सेसफुल वैलिडेशन बोलते हैं दोस्तों कि जब सबने ओके कर दिया था। वैलिडेशन मतलब होता है जांच करके सही साबित करना, ठीक है। वैलिडेट हो गया था ऑफ फ्यूल सिस्टम, ईंधन के व्यवस्था में इस चीज को E20 को जांचा गया था। जब वैलिडेशन मिला कि हाँ ठीक है भाई ओके, तभी इसको जो है लागू किया गया। कह रहे कि इंजन की ड्यूरेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं दोस्तों कि इंजन कितने समय तक सही चलता है, इंजन ड्यूरेबिलिटी, इंजन की जो ड्यूरेबिलिटी है, कितने समय तक का चलना है, कब तक चलना। एंड ड्राइवेबिलिटी है, मतलब ये है कि गाड़ी कितनी अच्छी तरीके से चलती है, ठीक है। ये मटेरियल कंपैटिबिलिटी मतलब हो गया कि अलग अलग पुर्जों का सही तरह साथ में काम करना, है ना, कंपैटिबिलिटी। इट मेक्स सेंस, क्या है ये, हमें क्या चीज बनाती है दोस्तों, यानी 30 जुलाई को सरकार ने संसद में कहा कि E20 पर बदलाव करने से पहले फ्यूल सिस्टम, इंजन की मजबूती देखी गई, गाड़ी के चलने के तरीके और अलग अलग पुर्जों के की जो है अनुकूलता, यानी उसको कंपैरेटिव को भी पूरी जांच की गई थी और सब कुछ सही पाया गया था, ठीक है। तभी हमने जो इसको चालू किया। कह रहे कि इसलिए ये सही होगा कि सरकार ये पूरी जांच और उसका सारा डेटा लोगों के सामने रखे। इट मेक्स सेंस, ये समझ में आती है कि अगर सरकार ऐसा कह रही कि हमने ऐसा किया है ना। मेक सेंस का मतलब होता है ये चीज सही होगी, कि इसीलिए कि टू मेक दिस एक्सटेंसिव डाटा पब्लिक, कि ये जो एक्सटेंसिव डाटा है, यानी एक्सटेंसिव डाटा बोलते हैं पूरी और बड़ी मात्रा में जो जानकारी है उसको सार्वजनिक किया जाए। जब आप ऐसा दावा कर रहे हैं तो लोगों के सामने रखिएगा, हाँ भाई हमने जो है चेक कराया था, इंजन में ड्यूरेबिलिटी सही थी, ड्राइवेबिलिटी सही थी, मटेरियल जो उसके पुर्जे जो उसके चलने थे उसके हिसाब से उस इंजन में जो E20 को जो कंपैटिबल करेगा वो सब कुछ सही था। इस जांच के बाद ही हमने जो है ये ओके किया। अब ये अगर बात है तो उसको सार्वजनिक किया जाए, लोगों को दिखाया जाए। व्हाट सीम्स क्लियर, साफ क्या दिखता है दोस्तों, यानी एक बात जो साफ दिखती है यहाँ पे वो ये है कि बहुत से गाड़ी चलाने वाले लोगों का असली अनुभव इस दिस के मेनी मोटरिस्ट, बहुत सारे गाड़ी चलाने वाले जो ऑन रूट जो एक्सपीरियंस है, यानी गाड़ी पे चलाने का जो अनुभव है, इज एट वेरियंस। ये वेरियंस मतलब होता है कि मेल ना खाना, तुम्हें आता है वेरियंस विद, वेरियंस के वेराइटीज है ना, वेरी है ना, अलग अलग होना। एट वेरियंस विद मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो दावे हैं उससे मेल नहीं खा रहा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो दावा कर रही है उससे बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है। कह रहे कि लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये जो ये क्या बोलते हैं उसको, अगर लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है साफ जानकारी की जो कमी है, लेक का मतलब कमी है, ऑफ ट्रांसपेरेंसी ओनली एक्सपेंस, ये बढ़ाएगा द रूम, जगह को गुंजाइश देगा फॉर कंटिन्यूड डिबेट, ये लगातार जो जारी बहस चल रही है इस पर, इथेनॉल पर, इसको और बढ़ाएगा ना कि कम करेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों हम चलते हैं इसके वोकैब की तरफ। फिर हेलो ब्यूटीफुल पीपल, ये आपका PDF आपको मिलेगा, ठीक है। सारा कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद ये देखिए फुली मोर डिबेट, तो एक्सपेंड रूम फॉर डिबेट। चलिए यहाँ इसके अंदर जो वोकैब है इस पर पढ़ते। स्पर का मतलब होता है दोस्तों तेजी से बढ़ावा देना, जिसको स्टिमुलेट भी बोलते हैं, बूस्ट भी बोलते हैं, उसके बाद प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं। एंटोनिम्स आएगा हिंडर, डिस्करेज एंड सप्रेस, ठीक है। वेव का मतलब होता है दोस्तों अधिकार या शुल्क छोड़ देना, तो फोरगो भी बोलते हैं। उसके बाद रिलिंक्विश भी बोलते हैं, अधिकार छोड़ देना। कैंसिल, कैंसिल कर देना। सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है इम्पोज, इन्फोर्स, क्लेम। उसके बाद कंटेमिनेशन नाउन है दोस्तों, दूषण, गंदगी का मिलना, तो पोल्यूशन भी बोलते हैं उसको, सिनोनिम्स है। इम्प्योरिटी भी बोलते हैं, टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स है प्योरिटी, उसके बाद क्लीनलीनेस, उसके बाद है सैनिटेशन, ठीक है। उसके बाद है कोर्सिव, एडजेक्टिव है धीरे धीरे नष्ट करने वाला, ठीक है। उसके बाद कोएस्टिक, एरोसिव, उसके बाद डिस्ट्रक्टिव। सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है प्रोटेक्टिव, हार्मलेस, उसके बाद प्रिजर्वेटिव, ये सब एंटोनिम्स है। उसके बाद रोल आउट होता है दोस्तों, नाउन है नई योजना की शुरुआत,
इसको लॉन्च भी बोलते हैं, इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी बोलते हैं। सिनोनिम्स है एंट्रेंस, विड्रॉल, टर्मिनेशन, कैंसिलेशन। ठीक है। कॉन्ट्री नाउन है, क्या है? दुविधा, कठिन, उलझा। सो डायलेमा। उसके बाद है प्रिडिक्टमेंट। ठीक है। उसके बाद है परप्लेक्सिटी, उलझन जिसको बोल सकते हैं ना। एंटोनिम्स है, क्या है? सर्टेनिटी, सॉल्यूशन, क्लैरिटी। वर्ड है दोस्तों मैनीफोल्ड, कई गुना, जिसको बोलते हैं न्यूमरस भी बोलते हैं, मल्टीपल भी बोलते हैं। उसके बाद है मल्टीफेरियस भी बोलते हैं, है ना, कई प्रकार के। एंटोनिम्स है सिंगल, लिमिटेड, यूनिफॉर्म। सर्म बोलते हैं लगातार गूंजती आवाज, बार बार जो आप सुनते हो। हम भी बोलते हैं भनभनाहट, ड्रोन है, मरमर, धीमी आवाज। एंटोनिम्स है साइलेंस, स्टिलनेस, क्वाइट। ठीक है। और ब्रॉन का मतलब एडजेक्टिव है दोस्तों, बढ़ा चढ़ा कर बताया गया। एक्सजरेटेड, ठीक है, अंडरस्टेड एंड एक्यूरेट। ऑफसेट वर्ब है नुकसान की भरपाई करना, तो आई मीन नेचुरलाइज हो गया, कंपनसेट होता है इसका। और भी है कुछ, ऊपर भी है होगा कुछ। एग्रीवेट एंटोनिम्स है इंटेंसिटी, वर्सन। ठीक है। ड्यूरेबिलिटी होता है दोस्तों टिकाऊपन, एंटोनिम्स। सिनोनिम्स है एंडोरेंस, सिनोनिम्स है लॉन्जिविटी। ठीक है। और उसके बाद है स्टर्डनेस, ओके। फ्रैजिलिटी, वीकनेस, वल्नरेबिलिटी सब एंटोनिम्स है। ड्राइबिलिटी यानी वाहन चलाने के सहज, जिसको हैंडलिंग बोलते हैं। उसके बाद ऑपरेबिलिटी बोलते हैं, मैनेजेबिलिटी भी बोलते हैं, संभालने वाला। उसके बाद है एट वेरिएंस, एडजेक्टिव फ्रेज है, अहमियत, असहमित में या अलग, कॉन्ट्रडिक्टरी, इनकंसिस्टेंट, कॉन्फ्लिक्टिंग। ठीक है। ये एंटोनिम्स है कंसिस्टेंट, कंपैरेबल। उसके बाद हार्मोनियस, ओके, एंटोनिम्स है। ये इडियम सा है, गो थ्रू, है ना, सफलतापूर्वक पूरा होना। पे फॉर सेल्फ, अपनी गलत लागत निकालना। दिस मशीन विल पे फॉर इटसेल्फ, ये मशीन अपनी लागत निकाल लेगी। लुक एट, पता है, विचार करना। लेट्स लुक एट अदर ऑप्शन, हम दूसरे विकल्पों पर विचार करें। ठीक है। उसके बाद है टेक अ बिग पिक्चर, पूरी स्थिति। लुक एट द बिग पिक्चर, पूरी स्थिति को देखना। अ गिफ्ट दैट कीप्स गिविंग, लगातार लाभ देने वाली चीज। एजुकेशन इज अ गिफ्ट दैट कीप्स गिविंग, शिक्षा लगातार लाभ देती है। कम ऑन टॉप ऑफ इट, है ना, किसी समस्या के बाद आना। दिस केम ऑन टॉप ऑफ द अदर प्रॉब्लम, ये दूसरी समस्याओं के बाद आया। रन ऑन का मतलब होता है किसी ईंधन से चलना। दिस कार रन ऑन पेट्रोल, ये कार पेट्रोल से चलती है। एट वेरियंस विथ होता है से अलग, असहमत। हिज वर्ड्स आर एट वेरियंस विथ फैक्ट, उसकी बातें तथ्यों से अलग है। ठीक है। बाकी इसको जो है दोबारा याद कर लो अच्छे से, और मैंने दे दिया है यहाँ पर, PDF आपको मिल ही जाएगा। नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।